एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के टाइप्स। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। All living organisms present on earth can be classified into following two types: cellular organisms, non-cellular organisms। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, और वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया? सेल के बेस पे किया गया है। पहला आता है हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरा आता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल के बेस पे क्लासिफाई करने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, अगर उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी उनकी बॉडी अगर सेल से मिलके बनी होगी तो उन्हें हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रख देंगे, और अगर उनकी बॉडी में एक भी सेल्स नहीं पाए जाएंगे तो हम लोग उनको नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। अब देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन ईदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज। अब हमने आपको अभी बताया कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग उनको बोलेंगे जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में सेल प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इनकी बॉडी में चाहे एक सेल्स हो सकते हैं या फिर कई सारे सेल्स हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, अगर वो सिंगल सेल से मिलके बने हो, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने होंगे, तो उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। अगर वो कई सारे सेल से मिलके बने होंगे, मेनी सेल्स होंगे उनके बॉडी में, तो हम लोग उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख ले, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल। अब बैक्टीरिया जो होती हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है, और वो सिंगल सेल ही कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी में कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो सब सेल्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन से पार्ट में? पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है ईकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और ईकैरियोटिक सेल्स को हम लोग यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेंगे। कभी कभी होता है कि बोर्ड एग्जाम में इनकी डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव टाइप और इनकम्प्लीट सेल्स बोला गया, और ईकैरियोटिक को एडवांस और कंप्लीट सेल बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया है? जब हम लोग प्रोकैरियोट और ईकैरियोट के सेल्स का कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ईकैरियोट्स में जो सेल हैं उनके अंदर जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो सब एब्सेंट होंगे, कुछ ही प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए इनको प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट टाइप बोल दिया गया, और इन्हें एडवांस और कंप्लीट टाइप बोल दिया गया है। अब सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस दैट इज न्यूक्लियाइड, और इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस फॉर्म। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस हैं उनको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियाइड क्यों बोलेंगे? जब आप लोग ने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि सेल्स के अराउंड कैसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा सेल है और ये हमारी न्यूक्लियस होते हैं सेल के अंदर, और इस न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं। जब ये न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगी तो उन्हें हम लोग ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अगर वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी न्यूक्लियस के अराउंड तो उन्हें हम लोग ट्रू न्यूक्लियस फॉर्म बोलेंगे। मतलब कि इन्हें ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे क्योंकि इनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इस वजह से इनके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल्स ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगी, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स मतलब कई सारे, हम लोग जब सेल्स को डीपली उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारे हो जाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए। तो ये सब के अराउंड मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, वो सब जो ऑर्गेनल्स होंगे वो प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। लेकिन ईकैरियोट्स में ये सब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए इनको मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट बोला गया है। अब जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होंगे वो 70S होंगे, और ईकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होंगे। मतलब यहाँ पे 70S राइबोसोम्स को, अगर आप 11th-12th क्लास के होंगे तो आप जानते ही होंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और वो दो सब यूनिट, जैसे कि मान ली हमारे 70S राइबोसोम्स हैं तो ये भी दो सब यूनिट से मिलके बने होंगे। एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक स्मॉल सब यूनिट होगी।
ये मान लीजिए स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, तो ये 70s राइबोसोम्स इनको बोला गया। और 80s राइबोसोम्स में क्या होते हैं, इन ये भी दो सब यूनिट्स मिल के बने होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए 40s और एक तरफ हो गए हमारे 60s। तो जो 40s हैं ये हमारी स्मॉल सब यूनिट हो जाएंगी और ये लार्जर सब यूनिट हो जाएंगी। अब दूसरी पॉइंट, डीएनए इज फ्री फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप वहाँ पे हिस्टोन एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं उसके अराउंड डीएनए प्रेजेंट होते हैं, वो हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड होते हैं, ठीक है। और रैप होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं उनके में जो डीएनए होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। उनमें मतलब हिस्टोन प्रोटीन से रैपिंग नहीं हुई रहती है, लेकिन ई कैरियोट्स में वो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैपिंग किए रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए हिस्टोन, जब आप लोग हिस्टोन प्रोटीन को भी देखेंगे तो वो 4 प्रोटीन उसमें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि H2A हो गई, H2B हो गई, H3 हो गए, H4 हो गए। तो ये हमारी मान ली हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसी के अराउंड हमारे डीएनए ऐसे रैपिंग किए रहते हैं इस तरीके से, तो इसीलिए इनको डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन बोल दिया गया। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो ये रैपिंग नहीं हुई रहती है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सिंगल होते हैं, ठीक है, और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसमें जो बता रहा है कि जो इसमें सेल डिवीज़न होता है प्रोकैरियोट्स में वो फिजन और बडिंग के थ्रू होता है, लेकिन ई कैरियोट्स में वही माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। माइटोसिस और मियोसिस जब आप हायर स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आप वहाँ देखेंगे कि जो माइटोसिस होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, वो बॉडी सेल्स का डिवीजन होता है, ठीक है, और ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती हैं। और जो मियोटिक सेल्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिवीजन होता है, जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है, ये इसमें रखे जाएंगे। और जब सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। सच सेल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अभी मैंने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, और साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। और जो ई कैरियोटिक सेल्स होंगे उनको अगर हम लोग देखेंगे तो वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे। अब थोड़ा हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सेल चैप्टर के। तो एंटनी वॉन लेवेनहुक ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने जब अपने पॉन्ड वाटर की एग्जामिनिंग करी तो वहाँ से उन्होंने फ्रीज लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, एल्गी स्पायरोगायरा की, ठीक है, और किस सन में की थी, इन 1674 में की थी। और अगर हम लोग देखें तो सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी अगर हम लोग सेल थ्योरी की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दी थी, श्वान ने दी थी और शेल्डन ने दी थी। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ। तो इन्होंने, और इनकी जो मेन पोस्टुलेट इनकी थ्योरी का क्या था, दिस सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी एक सेल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक दे दूँगी। अब रुडोल्फ विर्च्यू, इन्होंने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी, और वो क्या थी, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर दैट इज़ ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इन्होंने क्या बोला था कि एक जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होते हैं। मतलब मान लीजिए ये हमारे सेल हैं, इस सेल में जब डिवीज़न होगा 2 सेल्स बन गए, फिर ये फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ने देखा कैसे एक सेल से न्यू सेल्स डेवलप हो रहा है, इसीलिए बोला गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक न्यू सेल्स फॉर्म हो रहा है। अब जो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है ये भी किसी सेल्स के ही अब जो ये
अब जो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं ये भी किसी सेल्स से आए होंगे, इसीलिए क्या बोला गया कि जो सेल्स एराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू ही एराइज होते हैं। और सेल टर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की सबसे पहले डिस्कवरी की थी और सेल नाम दिया था, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।